नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बैंक पेंशनर रिटायरीज कन्फेडरेशन द्वारा फाइल काउंटर एफिडेविट को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शंस SLP नंबर 5561 ऑफ 2016 इन द मैटर ऑफ MC सिंगला एंड अदर्स पेटिशनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रेस्पोंडेंट्स। काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 5, एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट PK मनोहर। तो यहाँ पर इन्होंने 1 से 17 पेजेस में काउंटर एफिडेविट फाइल किया है और साथ में पेज नंबर 18 से 37 में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के जजमेंट की ट्रू कॉपी अटैच की है। केरला हाई कोर्ट के अंदर जो केस था वो MK रविंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। तो आइए आगे इस एफिडेविट को देखते हैं। काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 5 इन रिप्लाई ऑफ एफिडेविट डेटेड 24 अगस्त 2022 फाइल्ड बाय IBA। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। I DK हंस, एजेड 71 ईयर्स। यहाँ पे इनका पर्सनल डिटेल है। बीइंग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड IOB एम्प्लॉयज एफिलिएटेड टू ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स रिटायरीज कन्फेडरेशन एंड वेल एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कॉम्पिटेंट टू फाइल दिस एफिडेविट डू हियरबाय सोलेमनली अफर्म एंड स्टेट एज अंडर। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मैंने तीसरे रेस्पोंडेंट इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा फाइल्ड एफिडेविट को पढ़ समझ लिया है और वो एफिडेविट तथ्यों के विपरीत है और असत्य है, और थर्ड रेस्पोंडेंट द्वारा जानबूझकर ये असत्य एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है कि पेटिशन का रिजल्ट लाखों पेंशनर्स को प्रभावित करेगा जो अपने पेंशन अपडेशन के लिए काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार, इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक द्वारा साइन सेटलमेंट और लिखित आश्वासनों के बावजूद पेंशन अपडेशन को नामंजूर कर दिया गया है, जबकि 1994 में पेंशन स्कीम शुरू करते वक्त ही पेंशन अपडेशन का प्रोविजन था, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है, IBA द्वारा फाइल एफिडेविट बहुत ही अजीबोगरीब है। एक तरफ तो IBA कहता है कि बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से सेटलमेंट की नेगोशिएशन टॉक्स में पार्टिसिपेट करता है, थस इन फैक्ट द फेस ऑफ द बैंक्स एंड गवर्नमेंट इन डीलिंग पब्लिक मैटर्स। और दूसरी ओर IBA कहता है कि वो एक प्राइवेट एसोसिएशन है, नॉट एमिनिएबल टू जुरिडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। आगे यहाँ इन्होंने लिखा है, वो IBA ही था जिसने पेंशन सेटलमेंट में बाइंडिंग प्रोविजन बनाया था, पत्रों में लिखित आश्वासन दिया और पेंशन अपडेशन के लिए पेंशन नियमों में प्रदान की गई समिति के मिनटों में सहमति व्यक्त की थी। ये सारे तथ्य ऑलरेडी इस केस के रिकॉर्ड में है और दूसरी ओर IBA पेंशन अपडेशन के प्रोविजन के एग्जिस्टेंस से ही इनकार कर रहा है। तो यहाँ पे उत्तर देने वाला रेस्पोंडेंट आगे के पैराग्राफ में इसकी कड़ी निंदा और खंडन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का बायपार्टेड सेटलमेंट IBA और यूनियन के बीच 29 अक्टूबर 1993 को हुआ था, जो कि इफेक्टिव था 1 जनवरी 1986 से। और आज की तारीख में 5 लाख पेंशनर हैं जिन पर वो सेटलमेंट लागू है और पिछले 20 सालों से पेंशनर्स अपनी पेंशन अपडेशन की डिमांड कर रहे हैं ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। जैसा कि उस सेटलमेंट को साइन करते वक्त IBA ने आश्वासन दिया था और यही बात क्लॉज 35 ऑफ बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 में कही गई है, जो कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए समान है। अब क्योंकि रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज ना तो किसी यूनियन के मेंबर हो सकते हैं, ना ही वो नेगोशिएशन टॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। For this reason, retired bank employees have formed their bank-wise Apex All India organization and have submitted numerous representation to IBA, Government of India for pension updation. लेकिन उनके द्वारा भेजे गए इतने सारे रिप्रेजेंटेशन का जवाब आज तक ना तो गवर्नमेंट ने दिया है ना IBA ने दिया है। रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज की कंसिस्टेंट पेंशन अपडेशन की डिमांड के चलते, खासकर उस वक्त जब RBI एम्प्लॉयज की पेंशन RBI एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत 2019 में रिवाइज कर दी गई थी, IBA ने एक कमेटी गठित करी थी जिसको इस पेंशन अपडेशन पर विचार करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब यहाँ पे रेस्पोंडेंट का जवाब देते हुए बताया है कि वो कमेटी गठित करते वक्त IBA ने किसी बैंक से किसी तरह का मैंडेट नहीं लिया था। आगे यहाँ इन्होंने लिखा है कि IBA द्वारा गठित कमेटी आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि IBA ने ना तो इस कमेटी का कंपोजिशन बताया है और ना ही उस कमेटी ने कभी भी रिटायर ऑर्गेनाइजेशन को इस मैटर पर डिस्कस के लिए बुलाया है। IBA का ये तर्क भी झूठा है कि उस कमेटी ने पेंशन अपडेशन का मैटर ट्रेड यूनियन के साथ डिस्कस किया, क्योंकि ट्रेड यूनियन इस मैटर को कैसे डिस्कस कर सकता है जब वो पेंशनर्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 20 जनवरी 2022 को IBA को निर्देश दिए थे कि वो 3 महीने के भीतर कमेटी का अंतिम निर्णय या अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। इसके विपरीत IBA ने समिति की पहचान और अंतिम रिपोर्ट को छुपाते हुए 9 महीने के बाद सीधा ये एफिडेविट दाखिल किया है। IBA के इस एक्शन को कोर्ट को सीरियसली देखना चाहिए। आगे उन्होंने IBA की इस बात का खंडन किया है कि बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 में पेंशन अपडेशन का कोई प्रोविजन नहीं है।
यहाँ इन्होंने बताया है कि आईबीए ने बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से नेगोशिएशन टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हुए 29 अक्टूबर 1993 को वर्कमैन एंड ऑफिसर एसोसिएशन के साथ सेटलमेंट साइन किया था और वो सेटलमेंट सेक्शन 2P सेक्शन 18 ऑफ आईडी एक्ट 1947 के तहत इन्फोर्सेबल है और उसी सेटलमेंट के क्लॉज ए में स्पेसिफाइड था दैट पेंशन स्कीम agreed was to be broadly on central government the Reserve Bank of India pattern. The pension scheme was made effective from 1st of January 1986. अब ये जो सेटलमेंट आईबीए यूनियन के बीच साइन हुआ था वो लीगली बाइंड है। तो सेटलमेंट के क्लॉज 12 जो कि 31 दिसंबर 1993 को प्रोवाइड किया गया था उसमें साफ साफ लिखा है दैट प्रोविजंस विल बी मेड फॉर एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, commutation of pension, family pension, updating and other general condition etc. on the lines are in force in Reserve Bank of India. See page 18 of rejoinder dated 6th April 2018. आगे इन्होंने लिखा है कि बैंक्स में जो पेंशन स्कीम लागू हुई वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के बेसिस पे लागू की गई थी। आगे इन्होंने बताया है कि आईबीए ने 17 दिसंबर 1993 को अपने लिखे लेटर के द्वारा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन को संबोधित करते हुए यह आश्वासन दिया था एज यू आर अवेयर द स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन द लाइन्स ऑफ पेंशन स्कीम अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनेक्सर R3 टू काउंटर ऑफ रेसोनेंट नंबर 5 एट पेज 35। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है कि पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 1986 से इफेक्टिव कर दिया गया था और इस बीच यानी 1 जनवरी 1986 से 29 अक्टूबर 1993 में 5th बाइपार्टर सेटलमेंट हो चुका था जिसके तहत सारे वर्किंग एम्प्लॉयज़ की सैलरी 1 नवंबर 1987 से रिवाइज हो चुकी थी। लेकिन इस बाइपार्टर सेटलमेंट में वो एम्प्लॉयज़ जो 31 अक्टूबर 1987 को रिटायर हुए थे उनकी पेंशन अपडेशन ड्यू हो चुकी थी। इसके लिए आईबीए ने आईबॉक को एड्रेस करते हुए 16 मार्च 1994 को पत्र लिखकर यह आश्वासन दिया कि अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर अपडेटिंग द पेंशन इन केस ऑफ दोज हु रिटायर्ड बिटवीन 1st of January 1986 and 31st October 1987 reckoning DA at 600 points। और आगे इन्होंने लिखा है उसी पत्र के अंदर आईबीए ने यह भी आश्वासन दिया था इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स दैट एंटायर स्कीम इज पैटर्न्ड ऑन द लाइन्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया DNS relief formulae, the pension regulation will be as per the provision in the Reserve Bank of India pension regulation. Annexure R4 to counter of respondent number 5 at page 37 to 39। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है 29 अक्टूबर 1993 के समझौते के अनुसार आईबीए ने प्रस्तावित पेंशन नियमों के विवरण में जाने के लिए वर्ष 1994 में स्मॉल कमेटी नामक एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में बैंक मैनेजमेंट और यूनियन के सदस्य भी शामिल थे। आईबीए ने इस स्मॉल कमेटी के मीटिंग 26 मार्च 1994 को जारी किए थे जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कमिटी वॉज टू फॉर्मुलेट रेगुलेशन टू बी अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल बोर्ड्स ऑफ बैंक्स फॉर सेटिंग अप पेंशन फंड। दिस वॉज टू बी डन ऑन सिमिलर लाइन्स एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेंशन रेगुलेशन एप्लीकेबल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय मेकिंग सुटेबल मॉडिफिकेशन in relation to its applicability to the banking industry. That further in paragraph 4 of the minutes it is stated as under the draft circulated was mutually accepted by the parties. The following points were further discussed and accepted. For part-time employees on scale wages, pensionable service should not be taken on pro rata basis but service rendered in terms of number of years should be on the pattern adopted by RBI. Formula for updating pension should be on the lines of the same given in the Reserve Bank pension scheme. Any change therein should be introduced only after mutual agreement. ये कुछ बातें थी जो स्मॉल कमेटी मीटिंग्स के अंदर डिस्कस हुई थी और आईबीए ने ये पब्लिकली शेयर करी थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि पेंशन रेगुलेशन 1995 के फॉर्मुलेशन के बहुत पहले ही आईबीए ने 17 मार्च 1994 के पत्र के माध्यम से बैंकों को पेंशन योजना जारी करने का निर्देश दिया था। इस स्कीम से जुड़ने के लिए सभी एम्प्लॉयज़ से रिटर्न कंसेंट लिया गया था और उस वक्त एम्प्लॉय ने भी आईबीए के द्वारा कम्युनिकेटेड लेटर 17/12/1993, 16/3/1994 और मिनट्स ऑफ स्मॉल कमेटी मीटिंग डेटेड 26/3/1994 को ध्यान में रखकर ये सोचते हुए अपना कंसेंट दिया कि पेंशन स्कीम जो है वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन स्कीम के बेसिस पर है और जब भी इनकी पेंशन अपडेट होगी हमारी भी पेंशन अपडेट हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार जैसे कि सब ने ये सोचकर अपना कंसेंट दिया था, पेटिशनर ने भी यही सोचकर अपना कंसेंट बैंक को दिया।
तो यहाँ ये कहना गलत होगा कि पेटिशनर ने पेंशन रेगुलेशन स्कीम 1995 के तहत ज्वाइन की है, क्योंकि उस वक्त पेंशन रेगुलेशन स्कीम 1995 एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखा है कि लगभग 28 सितंबर 1995 के आसपास बैंक ने पेंशन रेगुलेशन 1995 को नोटिफाइड किया और उस रेगुलेशन के क्लॉज 35 में पेंशन अपडेशन फार्मूले का जिक्र है और अपडेशन का फार्मूला भी अपेंडिक्स 1 में दिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन अपडेशन के फार्मूले के समान है। जिस वक्त ये पेंशन रेगुलेशन 1995 आया था उस दौरान सिर्फ एक ही सेटलमेंट हुआ था, जिससे वो एम्प्लॉय जो 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1987 के बीच रिटायर हुए थे उनकी पेंशन अपडेशन ड्यू हुई थी। इसके लिए इस रेगुलेशन के क्लॉज 35(1) के तहत उनकी पेंशन रिवाइज अपडेट कर दी गई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 1987। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है वर्ष 2002-2003 में आईबीए ने भारत सरकार को पेंशन रेगुलेशन के क्लॉज 35(1) में संशोधन की सलाह दी और भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद आईबीए ने भी सभी बैंकों को पेंशन रेगुलेशन के क्लॉज 35(1) में संशोधन करने की सलाह दी। ऐसा इसलिए किया गया था कि पेंशन रेगुलेशन को ओपन एंडेड बना सके और भविष्य में वेज रिविजन के साथ पेंशन को भी अपडेट किया जा सके। आईबीए की इस एडवाइस पर सभी बैंकों ने क्लॉज 35(1) को इस प्रकार अमेंड किया। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as the formula given in Appendix 1। आगे उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधन किए गए क्लॉज 35(1) को लागू करने से इनकार करना लेजिस्लेटिव का अपमान करना है और साथ ही संसद की पावर्स पर भी सवाल उठाता है। अब आईबी और गवर्नमेंट रेगुलेशन 35(1) के अमेंडमेंट को विफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही के द्वारा किए गए अमेंडमेंट के फैसले को कैसे न्याय कर सकते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि पेंशन अपडेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं होना आईबीए का तर्क न केवल झूठा है, बल्कि आईबीए और बैंक पेंशन अपडेशन के लिए अपने लिखित आश्वासन से पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसी लिखित आश्वासन के बेसिस पर बैंक कर्मचारियों ने पेंशन स्कीम्स को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है हाई कोर्ट ने भी पहले आरबीआई की पेंशन अपडेशन को यह कहकर नामंजूर कर दिया था कि पेंशन अपडेशन आरबीआई एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस फैसले की स्थिति बदल गई और भारत सरकार के दिनांक 5/5/2019 के आदेश और भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश दिनांक 7 सितंबर 2019 के माध्यम से आरबीआई के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अपडेट कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने केरला हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में बताया कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 35(1) और पेंशन रेगुलेशन को संज्ञान में रखते हुए फैसला रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज के पक्ष में सुनाया था। ये केस मिस्टर M.K. रविंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। इसका फैसला ऑनरेबल कोर्ट ने 16 अगस्त 2022 को कुछ इस प्रकार सुनाया। रेफरिंग टू रेगुलेशन 35(1), इट इज सबमिटेड दैट द रेगुलेशन एज ओरिजिनली नोटिफाइड वाज टू द इफेक्ट दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड बिटवीन 1st day of January 1986 but before 31st day of October 1987, basic pension and additional pension will be updated as per formula given in Appendix 1. The regulation as amended on 18th May 2002 read as under: basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1. The words will be in the original text having been replaced with shall by way of amendment. It is unambiguous that basic pension is bound to be updated in accordance with the increase in pay bands. That apart, Regulation 56 also make it abundantly clear that the pension scheme is in tandem with Central Civil Service pension rules. ये फैसला था जो ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने सुनाया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस एफिडेविट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हम हमारे यूट्यूब चैनल में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।